लोकसभा चुनाव के लिए हलचल बढ़ी हुई है सभी राज्यों में, लेकिन इस बीच नजरें टिकी हुई हैं झारखंड और बिहार पर, क्योंकि यहां पर अब तक महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों का कोई ऐलान नहीं किया। उनके नामों की कोई लिस्ट अब तक जारी नहीं हुई है। बिहार में बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट की अब तक घोषणा नहीं की है, लेकिन झारखंड में बीजेपी ने 14 में से 11 सीटों पर अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। उसके बाद से चर्चा काफी तेज है कि आखिर 3 सीट बीजेपी ने क्यों छोड़ी है। क्या वहां से कोई नया नाम या गठबंधन के तहत सीट एक्सचेंज हो सकता है? कई ऐसी बातें हैं, लेकिन इन सब के बीच भी नजर टिकी हुई है कि महागठबंधन इतना लेट क्यों कर रही है, क्योंकि प्रत्याशी को भी वक्त चाहिए कि वो अपने इलाके में जाए, चुनाव प्रचार करे। क्या महागठबंधन में अब फॉर्मूला तय हो गया है या अभी भी कहीं पेच फंस रहा है? ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए। रंजन जी, आखिर इतना लेट क्यों महागठबंधन की तरफ से? क्या इंतजार हो रहा था कि बीजेपी की लिस्ट जारी हो, उसके बाद अपने कैंडिडेट की घोषणा हो, या फिर अब फॉर्मूला तय हो गया है जिसका दावा सूत्र कर रहे हैं? या देखिए, एक बात तो आपने सही कही कि एक ये तो इंतजार रहता ही है कि जो आपका अपोनेंट है, विपक्षी है, वो अपने प्रत्याशी घोषित कर दे, वो अपने पत्ते खोल दे, तो फिर जो है आपको उसी के अनुसार रणनीति बनाने का अवसर मिलता है। और एक दूसरी बात ये भी है कि चूंकि जब आप किसी गठबंधन में होते हैं और वो गठबंधन बड़ा होता है, मतलब अगर उसमें दलों की संख्या अधिक होती है तो सबकी अपनी अपनी डिमांड भी होती है, और फिर उसी के अनुसार जो है आपको बातचीत करके आगे का रास्ता तय करना पड़ता है। और चूंकि ये चुनाव का समय है तो हर दल चाहता है कि उसके उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में खड़े हों, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले लड़ने के लिए, ताकि उसके जीतने की संभावना उतनी प्रबल हो। चुकी जब आप गठबंधन में लड़ते हैं तो आपको एक बात का ये ध्यान भी रहता है कि चलिए हमें सहयोगी का भी वोट मिलने वाला है, तो आपको लगता है कि जीतने का प्रतिशत उतना ज़्यादा है, तो इसीलिए जो दल उस गठबंधन में शामिल होते हैं वो सीटों के लिए जोर भी उसी तरह से ज़्यादा लगाते हैं। तो यही चीज़ झारखंड में भी आप कह सकती हैं कि चल रहा है। बहुत सारी सीटें ऐसी रही हैं जहां की कांग्रेस और जेएमएम के बीच जो है वो आप कह सकती हैं कि दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो उन सीटों को सुलझाने की तरफ जो है वो प्रयास लगातार किया जा रहा है, और ये बातचीत के जरिए ही किया जा सकता है। चूँकि अभी झारखंड में जो स्थिति है, इसमें चाहे जेएमएम हो चाहे कांग्रेस हो, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई बीच का रास्ता न निकाले और अकेले आगे बढ़ जाए। तो ऐसी परिस्थिति झारखंड में है नहीं, यहाँ पर गठबंधन के साथ ही जाना होगा। और ये बात अब साफ भी हो गई है। जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के जीए मीर, उनकी मुख्यमंत्री सीएम चंपई सोरेन से जो है वो बातचीत भी हुई है, और इस बातचीत को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इससे लग रहा है कि एक फार्मूला जो है वो अब निकल कर आ रहा है। अगर तय हो गया है फार्मूला, तो वो रेशियो क्या होगा? किस तरह से ये तमाम सहयोगी दल आपस में सीट बांट सकते हैं? देखिए, पिछली बार भी जहां तक अगर आप कैंडिडेट की बात करें और क्षेत्र की बात करें, तो कांग्रेस 7 सीटों पर ही लड़ी थी और 2 सीट उसने जेवीएम को गोड्डा और कोडरमा दिया था। तो उस लिहाज से ऐसे तो 9 सीट थी, लेकिन 7 पर ही उसके उम्मीदवार थे और 4 पर आपको जो है वो जेएमएम के कैंडिडेट थे। तो इस बार जो सीन है उसके अनुसार जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं और अंदर खाने से जो खबरें बाहर आ रही हैं, उसके अनुसार कांग्रेस 7 सीट पर जो है वो चुनाव लड़ सकती है। 4 सीट पर जो है आपको 5 सीट पर माफ कीजिएगा, जेएमएम चुनाव जो है लड़ने की तैयारी में है। तो 7, 5, 12 सीट ये हो गए, और जो 2 सीट बढ़ जाता है तो एक तो आपको राजद को दे दिया जाएगा, और इसके बाद जब 1 सीट बचती है वो कहा जा रहा है कि सीपीआई एमएल को जो है वो दिया जा सकता है, क्योंकि अभी जब हेमंत सोरेन जी जब परेशानी में आए थे और संकट में आए थे, तो जो माले के विधायक हैं विनोद सिंह, वो जो है बिल्कुल साथ में रहे थे। तो मुझे लगता है कि सीपीआई एमएल को भी जो है 1 सीट मिलने जा रहा है। तो यही 14 सीटों का हिसाब किताब है, और इसलिए शायद चंपई सोरेन भी हेमंत सोरेन से मुलाकात करने गए थे। लगता है ये तमाम फार्मूले तय हो गए हैं। क्या अब सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा? कौन कौन सा इलाका पे दावेदारी कर रहा है और वहां से कौन कैंडिडेट हो सकता है? कुछ इसकी जानकारी मिल रही है? देखिए, जहां तक अगर हम सीटों की बात करें तो कुछ एक सीटों में परिवर्तन भी हो सकता है, मतलब कि अदला बदली की जो बात होती है। जैसे सिंहभूम सीट है, उस पर जीएमएम का दावा जो है वो मजबूत दिख रहा है, और गीता कोड़ा
भी वहाँ और अब गीता कोड़ा भी वहाँ पर नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस भी वहाँ पर बहुत जिद जैसी बात नहीं होगी उसके साथ। और मुझे लगता है कि गठबंधन के तहत वो सीट जो है वो जेएमएम को दिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें गठबंधन के ही विधायक हैं और उसमें जेएमएम का वर्चस्व है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि सिंहभूम सीट और ऐसे भी जो इसमें सीएम का जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी इसी सीट के अंदर आता है। तो एक सिंहभूम सीट ऐसा है जो मुझे लगता है कि अदला बदली होगा किसी से, और सिंहभूम सीट जो है वो जेएमएम को दिया जा सकता है। जहां तक कांग्रेस की बात अगर आप देखें तो देखिए, एक रांची सीट तो मुझे लगता है कि कंफर्म है कि वो कांग्रेस के पास ही रहेगी। सुबोधकांत सहाय यहाँ पर उनके पास कैंडिडेट हैं। इसके बाद खूंटी जो है वहाँ पर एक बहुत नज़दीकी मुकाबला पिछली बार 2019 में हुआ था अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा के बीच में। तो मुझे लगता है कि वो सीट भी जो है वो कांग्रेस के पास ही आपको रहने जा रहा है। अब जो कुछ सीटों पर संशय हो रहा है, एक कोडरमा वाली सीट है। मुझे लगता है कि सीपीआईएमएल जो है वो कोडरमा सीट चाहेगी कि हाँ उसे कोडरमा में मिल जाए। वो वैसे हजारीबाग में भी लेफ्ट का जो है एक वर्चस्व रहा था, लेकिन वो पहले की बात है और वहाँ से भुवनेश्वर मेहता जो सीपीआई के कैंडिडेट थे वो वहाँ से सांसद भी रहे हैं। चर्चा हजारीबाग की आपने की तो वहाँ से अंबा प्रसाद के नाम की भी दावेदारी सामने आ रही थी, चर्चा हो रही थी। लेकिन अब जब छापेमारी हो गई ईडी की, तो क्या लगता है कि अगर सोचा भी होगा कांग्रेस ने कि अंबा प्रसाद को वहां से टिकट दिया जाए तो वो लास्ट मोमेंट पे वो चेंज हो सकता है, या फिर गठबंधन के तहत सीपीआई को फिर से ये सीट जा सकती है? मुझे लगता नहीं है कि सीपीआई को ये सीट जो है वो दिया जाएगा। अब देखना यह है कि कैंडिडेट वहाँ पर कौन होते हैं। बहुत सारे कयास लग रहे हैं हजारीबाग को लेकर। उमाशंकर अकेला का बयान आया कि यशवंत सिन्हा कैंडिडेट हो सकते हैं, और बाकी अंबा प्रसाद हैं, और भी कैंडिडेट्स होंगे। पिछली बार गोपाल साहू चुनाव लड़े थे। तो सबकी अपनी अपनी दावेदारी होती है। अब उसमें से कौन निकल कर आता है, जैसे मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय दल जो होते हैं ना, वहाँ उम्मीदवार का फैसला भी हाईकमान के सहमति के बाद ही होता है। तो इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना और वहां पर कयास लगाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो धनबाद की सीट है वो कांग्रेस को जाएगा। पिछली बार कीर्ति आजाद चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वो टीएमसी की टिकट पर बंगाल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां पर भी कोई कांग्रेस का नया ही उम्मीदवार होगा जो पिछली बार नहीं था। इसके अलावा अगर आप देखें जो पिछली बार की सीट है चतरा एक सीट है, तो देखिए चतरा और पलामू में से कोई एक सीट राजद को जा सकता है। अब चतरा जाता है या राजद? पिछली बार राजद को पलामू सीट मिला था जहां से घूरन राम चुनाव लड़े थे, लेकिन चतरा में भी जो है एक फ्रेंडली फाइट देखने को मिला था जहां कांग्रेस को ये सीट मिली थी। मनोज कुमार यादव जहां तक मुझे याद है उनके कैंडिडेट थे, और सुभाष यादव जो है वो आरजेडी के टिकट पर जो है वो चतरा से चुनाव लड़े थे। तो ये कुछ सीटें हैं जो कि कांग्रेस के पास जा सकती हैं। गोड्डा सीट मुझे लगता है कि कांग्रेस को जाएगा, जो पिछली बार जेवीएम के लिए छोड़ दिया गया था। तो चूंकि जेवीएम तो इस बार है नहीं, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो अब मुझे लगता है कि वहां से कांग्रेस का ही उम्मीदवार खड़ा होगा। संताल में जितनी सीटें हैं वो जेएमएम अपने खाते में रखेगी। जी हाँ, देखिए राजमहल सीट उसके पास है ही। इसके अलावा आप देखिए दुमका की सीट है वो जेएमएम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, ये मानकर चलिए। हालांकि पिछली बार जो है वहां पर शिबू सोरेन चुनाव हार गए थे। इसके अलावा गिरिडीह की सीट है, पिछली बार वहां से जगन्नाथ महतो चुनाव लड़े थे, तो अब वो नहीं है, तो मथुरा महतो का नाम जो है वो सामने आ रहा है। और जमशेदपुर की सीट है, वहां पर भी जेएमएम का दावा है, और पिछली बार वहां से चंपई सोरेन जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं। तो ये है सीटों का बंटवारा, और जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं उनकी बात हमने की। लेकिन जो मुख्य बात है कि अब एक फार्मूला जो है वो निकलता हुआ दिख रहा है, और इससे अब लगता है कि कुछ दिनों में जो है एक निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद महागठबंधन अपने उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो कर देगा, क्योंकि अब बहुत वक्त नहीं है। मिड मार्च में आप मानकर चलिए कि अधिसूचना जारी हो जाएगी, तो अब ज़्यादा दिन बचे नहीं, 2-3 दिन की बात है। और मुझे लगता है कि इन सब को देखते हुए जल्द से जल्द महागठबंधन अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगा, ताकि जो कैंडिडेट हैं वो अपने क्षेत्र को समय दे सकें, जनता से मुलाकात कर सकें और अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि बीजेपी ने इसमें बाजी मार ली है, 11 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो एक एडवांटेज की स्थिति में तो वो है कि उसने जो है पहले घोषित कर दी है, तो उनके जो कैंडिडेट्स हैं, जो जिनके नामों की घोषणा हो चुकी है,
है वो अपने क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और उनका जनसंपर्क अभियान वो तेजी से चल भी रहा है। चलिए, तो ये एक अनुमान है, जिस तरह भी हमने चर्चा की है, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कैंडिडेट कौन हो सकते हैं, इस पर जो हमने चर्चा की है। और बहुत अब मुमकिन है कि 2-4 दिनों में इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाए, क्योंकि अब जो कैंडिडेट होंगे वो अपनी सीटों पर वर्क करेंगे और तैयारियां शुरू करेंगे, क्योंकि अब बहुत कम वक्त है, कभी भी घोषणा हो सकती है चुनाव की। ऐसे में अब तैयारी भी कैंडिडेट को करनी है और लगातार इसी तरह हम आपको पल पल अपडेट देते रहेंगे कि कौन कैंडिडेट कहां से किस तरह की तैयारी कर रहा है, कौन होगा वो चेहरा जो जीत हासिल कर सकता है। तमाम सीट की प्रोफाइलिंग भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, एक एक कर तमाम सीटों का आकलन हो रहा है और कौन संभावित कैंडिडेट है उस पर भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी की खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।